नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रतीक चिन्ह के रूप में हम लेते हैं चिंकारा। चिंकारा के बारे में अब जानते हैं कुछ खास बातें। राज्य पशु चिंकारा, यह वन्य श्रेणी में राज्य पशु है। एक और राज्य पशु है हमारे पास राजस्थान में, ऊँट, लेकिन वह पशुधन के अंतर्गत आता है। तो चिंकारा के बारे में जानते हैं। चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा 22 मई 1981 में मिला। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है। चिंकारा का एंटीलोप प्रजाति का जीव है। चिंकारे को छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है। चिंकारा के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ये अभी बना हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है, इनको शायद 8-1 साल हुए हैं इसको बने हुए। काफ़ी अच्छा विकसित किया गया है ये। राज्य में सर्वाधिक चिंकारे जोधपुर में देखे जा सकते हैं। चिंकारा नाम से राज्य में एक तंत्र वाद्य यंत्र भी है, इसके नाम का। चिंकारा हल्के भूरे अखरोटी रंग का सुंदर जानवर है। चिंकारा के सींग आजीवन बने रहते हैं, जबकि हिरण हर वर्ष अपने सींग गिरा देता है और उसके नए सींग उगाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात जानने को मिली है कि चिंकारा के सींग आजीवन बने रहते हैं और हिरण अपने सींग हर साल गिराता है और हर साल उसके नए सींग आ जाते हैं। भोले मुंह और सुंदर चक्राकार सींग वाले इस पशु के पेट के नीचे का भाग सफ़ेद होता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसके बारे में जो भी विशेषताएं बताई गई हैं, इसके घुंघराले सींग हैं, पेट सफ़ेद है, नीचे से भूरे रंग का शरीर है, भोला फेस है। चिंकारा चिंकारा श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर है। चलिए अब अगले उसके बारे में जानते हैं। ये है अपना गोडावन। पहले गोडावन की इमेज देख लीजिए एक बार कि गोडावन दिखता कैसा है। अब गोडावन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राज्य पक्षी गोडावन। गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 को मिला। गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिक नाइग्रिसेप्स है। क्या है? क्रायोटिक नाइग्रिसेप्स। गोडावन को अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड कहते हैं। इसके बारे में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि इसके बारे में यूपीएससी ने भी 2 साल पहले एक सवाल पूछा था, क्योंकि ये अभी इंडेंजर्ड में चल रहा है कैटेगरी में अभी। गोडावन को स्थानीय भाषा में सोहनचिड़ी शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। गोडावन के अन्य उपनाम सारंग, हुकना, तूकदर, बड़ा तिलोर व गुधनमेर है। गोडावन को हाड़ौती क्षेत्र में माल मोरडी कहा जाता है। क्या कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र में? माल मोरडी। राजस्थान में गोडावन सर्वाधिक 3 जिलों में पाया जाता है, सोरसन बारा में, सोकलिया अजमेर और मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर। तो एक बात नई जानने को मिलेगी, मरुद्यान कहाँ पे? अपना जैसलमेर और बाड़मेर में। गोडावन के प्रजनन हेतु जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। गोडावन का प्रजनन काल अक्टूबर नवंबर का महीना माना जाता है। कब? अभी जो अपने अक्टूबर नवंबर के महीने चल रहे हैं सर्दियों के, इसमें इसका प्रजनन काल माना जाता है। गोडावन मुख्यतः अफ्रीका का पक्षी है। तो एक नई बात जानने को ये मिली कि यह भारतीय मूल का पक्षी नहीं है, यह अफ्रीकी मूल का पक्षी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गोडावन की कुल ऊंचाई लगभग 4 फीट होती है। मतलब एक 8-10 साल के बच्चे के बराबर इसकी हाइट रहती है, 4 फीट। काफ़ी अच्छी हाइट, कुल ऊंचाई पैर से लेकर गर्दन तक की।
पक्षियों में काफ़ी बड़ा हो जाता है ये। गोडावन के ऊपरी भाग का रंग पीला तथा सिर के ऊपरी भाग का रंग नीला होता है। जैसा कि हम दोबारा चित्र में एक बार बैक करके देखते हैं। ऊपरी रंग का भाग पीला है और सिर के ऊपर का भाग का रंग ये जो नीला नीला दिख रहा है आपको। अब इसके प्रिय भोजन के बारे में जानते हैं। इसका प्रिय भोजन मूंगफली और तारामीरा दोनों तिलहनी फसलें हैं, तो ये इसके प्रिय भोजन है। गोडावण राजस्थान के अलावा गुजरात में भी देखा जा सकता है, क्योंकि गुजरात का और राजस्थान का एरिया टच करता है और वहाँ की जो फिज़िकल कंडीशंस है, दोनों की फिज़िकल कंडीशंस अफ्रीका से बहुत ज़्यादा मिलती हुई है। गिर के जंगल हुए गुजरात के, वो बिल्कुल अफ्रीकन शेर की तरह ही है, क्योंकि जो अपना महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है उसके हिसाब से यही बताती है कि जो अफ्रीकन प्लेट टूट गई थी वो यहाँ पे आकर जो यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, जो भी उसके इंडियन प्लेट का निर्माण हुआ था और हिमालय पर्वत बना था। उसके बारे में तो आप जानते ही हैं, ज्योग्राफी का विषय है। खैर वो यहाँ पे ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। गोडावण शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है, लेकिन वह शुतुरमुर्ग की तरह है नहीं, वैसे थोड़ा छोटा रहता है। 2011 की IUCN की रेड डाटा लिस्ट में इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड संकटग्रस्त प्रजाति माना गया है, इसलिए यूपीएससी इसके बारे में पूछा गया था यूपीएससी में। गोडावण के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2013 को, अब इससे एक बात और नहीं देखने को मिलेगी, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आता है 2013 को, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रारंभ किया गया। ये याद रखने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। यह प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है, क्योंकि दो ही तो राज्यों में पूरे में भारत में मिलता है, एक तो अपने राजस्थान में हो गए और एक हो गया गुजरात, तो राजस्थान प्रथम राज्य हो गया। 1980 में जयपुर में गोडावण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये भी याद रखने वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोई पहचान सकता है ये किसका पौधा है? ये पेड़, ये कौन सा पेड़ है? चलो बताते हैं। राज्य पुष्प रोहिड़ा। रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में दिया गया। कब मिला? 1983 में। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान तथा मरुशोभा कहा जाता है, यानी कि मरुस्थल की शोभा और राजस्थान का सागवान कहा जाता है इसको। वैसा कि आप जानते हैं कि सागवान अच्छी वर्षा वाले वनों में मिलता है, लेकिन ये मरुस्थल वाले इलाके में ज़्यादा पाया जाता है। रोहिड़ा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है, जो पश्चिमी राजस्थान गर्म जलवायु में। रोहिड़े के पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं, बिल्कुल गर्मी के अंदर, विषम परिस्थितियों में। रोहिड़े के पुष्प का रंग गहरा केसरिया हरमिच पीला होता है। रोहिड़ा के पुष्प का रंग गहरा केसरिया हरमिच पीला होता है। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ टीक कहा जाता है। मारवाड़ टीक। रोहिड़े को जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचा रहा है। ये एक चूहे की प्रजाति है जो रेगिस्तान में पाई जाती है, इसका नाम है जरविल चूहा। रोहिड़े को जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचा रहा है, मतलब ये इसकी जड़ें खोद देता है वहाँ पे, तो इससे इसके पेड़ों को बहुत नुकसान हो रहा है। अब इसको पहचान सकता है क्या कोई कि ये कौन सा पेड़ है? अरे भाई, राजस्थान के निवासी वहाँ पहचानने के प्रयास कीजिए, ये कौन सा वृक्ष है? ये है अपना राज्य वृक्ष खेजड़ी। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 में दिया गया। कब मिला? खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 में मिला। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, मतलब कि 5 जून
विश्व पर्यावरण दिवस को 1988 में सन में। कितने का? 60 पैसे का, 60 पैसे का खेजड़ी वृक्ष के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम प्रोसेपिस सिनरेरिया है। क्या नाम है इसका? प्रोसेपिस सिनरेरिया वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम है ये खेजड़ी का। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प, रेगिस्तान का गौरव आदि नामों से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बारे में पूछ सकता है कि ये खेजड़ी के उपनाम क्या है, या फिर उपनाम देके ये पूछ ले कि यह किसका उपनाम है। देखिए, कल्प वृक्ष दे दिया तो और पूछ लिया कि ये किस पेड़ से संबंधित है या किस वृक्ष से संबंधित है, ये किस से संबंधित है, शब्दावली में दे दिया गया तो ये पूछा जा सकता है ऐसा। थार का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव आदि नामों से जाना जाता है। खेजड़ी को वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष शेखावाटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। शेखावाटी क्षेत्र आप में से कमेंट करके बताएंगे कौन कौन, इस शेखावाटी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं राजस्थान के। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष नागौर में देखे जाते हैं। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा विजयादशमी, दशहरे, आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी के अवसर पर की जाती है। कब? खेजड़ी के वृक्ष की पूजा होती है विजयादशमी, दशहरे पे, आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी के अवसर पर। ये पूछा जा सकता है जब भी कोई त्योहार हो, मेले हो या तिथि हो, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी व झांझर बाबा के मंदिर बने होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, और ये प्रतीक चिन्हों के हिसाब से तो है ही है। तो क्या है? गोगाजी व झांझर बाबा के मंदिर बने होते हैं खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। खेजड़ी को हरियाणवी व पंजाबी भाषा में जांटी के नाम से जाना जाता है। जांटी क्या है? हरियाणवी पंजाबी में। खेजड़ी को तमिल भाषा में पे में के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को कन्नड़ में बन्ना बन्नी। खेजड़ी को सिंधी भाषा में छोकड़ा के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को बंगाली भाषा में शाई गाच के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को विश्नोई संप्रदाय में शमी के नाम से जाना जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण सूचना है क्योंकि अपन राजस्थान से है। तो मांगलियावास गांव में हरियाली अमावस्या को वृक्ष मेला लगता है। मांगलियावास गांव है, वहाँ पे हरियाली अमावस्या में को वृक्ष मेला लगता है खेजड़ी के वृक्ष के वहीं पे। खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रोना व ग्लाइकोट्रमा नामक कीड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब कि ये इसके बारे में ये भी जानने को मिल रहा है हमें कि दो कीड़े हैं, सेलेस्ट्रोना और ग्लाइकोट्रोमा, ये जो खेजड़ी के वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं हमें। माटो बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी के वृक्ष को अंकित करवाया। 1899 या विक्रम संवत 1956 में पड़े छप्पनिया काल में खेजड़ी वृक्ष लोगों के जीवन का सहारा बना। ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान 1991 में चलाया गया। वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान 1604 में जोधपुर के रामसड़ी गांव में करमया व गौरा के द्वारा दिया गया। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में दूसरा बलिदान 1700 में नागौर के मेड़ता परगना के पोलावास गांव में दूचो जी के द्वारा दिया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी विश्नोई ने, इनके नाम पर एक सम्मान भी दिया जाता है अमृता देवी विश्नोई। यह विश्नोई समाज की बहुत प्रसिद्ध महिला है। इनके बारे में RS SI बड़ी बड़ी सभी एग्जामों में पूछा जाता है। अमृता देवी विश्नोई के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लें अलग से। खेजड़ी वृक्ष के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी विश्नोई ने 1730 में 363 कुल लोग उस बलिदान में शहीद हुए थे, जिनमें से 69 महिलाएं व 294 पुरुष थे। लोगों के साथ जोधपुर में खेजड़ी ग्राम ये याद रखने वाली चीज, यह गुड़ा विश्नोई ग्राम में भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया। भाद्रपद शुक्ल
पक्ष की दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खिजड़ली गांव में लगता है। ये एक वृक्ष मेला एकमात्र विश्व का वृक्ष मेला है, तो यह भी एक इम्पोर्टेंट बात हो गई। अमृता देवी के पति का नाम रामोजी विश्नोई था, ये पूछा जा सकता है। विश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया यह बलिदान साका या खड़ना कहलाता है। इस बलिदान के समय जोधपुर का राजा अभय सिंह था। ये एक इम्पोर्टेंट सूचना है। अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या की गई। खेजड़ली दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है दिवस। खेजड़ली दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। प्रथम खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। ये पुरस्कारों में याद रखने वाली बात हो गई, बहुत अच्छी बात है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई। यह प्रथम पुरस्कार गंगाराम विश्नोई, जो जोधपुर के हैं, विश्नोई समाज के गंगाराम विश्नोई जी को दिया गया। खेजड़ली आंदोलन चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा है। जो चिपको आंदोलन हुआ भारत में, उसके लिए जो प्रेरणा मिली उनको, वो खेजड़ली आंदोलन से मिली। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में आप जानते ही हैं, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। तेलंगाना का राज्य वृक्ष खेजड़ली है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है और एक इम्पोर्टेंट और अच्छी बात है, क्योंकि ये राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वह तेलंगाना के राज्य का भी राज्य वृक्ष है। अब आइए हम राजस्थान के राज्य खेल के बारे में जानते हैं। आप कोई गैस कर सकता है ये कौन सा खेल है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो आप जानते हैं जैसे तो ये कि ये बास्केटबॉल है। कई लोग अपने राजस्थान में तो कईयों को यही लगता है कि अपने तो कबड्डी खेलते होंगे या क्रिकेट खेलते होंगे, लेकिन नहीं, राजस्थान का राज्य खेल है अपना बास्केटबॉल। राजस्थान राज्य का राज्य खेल है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया। कब मिला? 1948 में, यानी कि आज़ादी के एक वर्ष बाद ही, जब राजस्थान संगठित होने की प्रक्रिया में आ ही रहा था उस समय। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में प्रस्तावित है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए अब नृत्य और उनके बारे में आ जाते हैं। तो अनुमान लगाइए कि क्या है क्या नहीं है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। हमारे राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। तो घूमर के बारे में आपने जैसे सुना ही होगा, एक नई नई पिक्चर और आई थी, एक मूवी आई थी पद्मावत। उसमें काफ़ी विवाद हुआ था घूमर के ऊपर, कि कहा जाता है कि राज्य परिवार की महिलाएं ऐसे घूमर करते हुए दिखाया नहीं जा सकता उनको। तो वही ये नृत्य घूमर एक राजसी नृत्य है। ये साधारण लोगों की तरह साधारण जगह पर नहीं किया जाता है। इसको सामंती नृत्य भी कहा जाता है। ये रजवाड़ों में ही होता था और आज भी खैर इतना ये वो उसी जगह पे फेमस है। लोक नृत्य में ये पहुंच नहीं पाया, जन जन में ये इतना लोकप्रिय तो है, लेकिन ये जन जन तक इसकी पहुंच नहीं है। घूमर को राज्य की आत्मा के उपनाम से भी जाना जाता है। घूमर नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया भरंग नृत्य मृग नृत्य से हुई है। घूमर नृत्य मांगलिक अवसरों, तीज त्योहारों पर आयोजित होता है। स्त्रियां एक गोल घेरे में चक्कर लगाते हुए यह नृत्य करती है। श्रृंगार रस से संबंधित यह नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से संबंधित है। इस नृत्य को राजस्थान में लोक नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य रजवाड़ी सामंतशाही लोक नृत्य कहा जाता है। घूमर नृत्य के दौरान लहंगे के घेर को घूम कहा जाता है। जिस नृत्य को करते के दौरान जो महिलाएं लहंगा पहनती है उसमें घेरदार लहंगा होता है।
इसलिए इसको घूमर नृत्य के नाम से जाना जाता है। सवाई घूमर के साथ लगाया जाने वाला अष्टताल कहरवा सवाई कहलाता है। यह एक पूछा गया प्रश्न है पीएसआई में, एक बार पुलिस एसआई में, कि सवाई किसे कहते हैं, तो घूमर नृत्य के साथ लगाया जाने वाला अष्टताल कहरवा सवाई कहलाता है। मछली नृत्य, यह नृत्य घूमर नृत्य का एक भाग है। घूमर नृत्य के 3 रूप हैं। कौन कौन से 3 रूप हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। 3 रूप, पहला हो गया झुमरिया, बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। क्या है, झुमरिया, जो बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। दूसरा लूर, गरासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य लूर कहलाता है। घूमर, तीसरा है घूमर, इसमें सभी स्त्रियां भाग लेती हैं। तो आइए इनको एक बार और दोहराते हैं कि घूम किसको कहते हैं, घूमर नृत्य के दौरान लहंगे के घेर को घूम कहते हैं। सवाई घूमर के साथ लगाया जाने वाला अष्टताल कहरवा सवाई कहलाता है। मछली नृत्य, यह नृत्य घूमर नृत्य का एक भाग होता है। घूमर के 3 रूप है, झुमरिया जो बालिकाएं करती है, लूर गरासिया जनजाति की महिलाएं करती है, और तीसरा है घूमर, इसमें सभी महिलाएं भाग लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान गीत, ये तो आपने बहुत से पिक्चरों में सुना होगा या अपने किसी जो भी बड़े बड़े शोज़ में, मूवी में, सब में देखा होगा कि केसरिया बालम पधारो हमारे देश। ये राजस्थान का राज्य गीत है, केसरिया बालम पधारो हमारे देश। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई जी के द्वारा गाया गया। किसने गाया, सर्वप्रथम इस गीत को उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय बीकानेर की अल्लाह जिलाबाई को है। अल्लाह जिलाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। यह एक आरएस में, एसआई में और रीट में ये पूछा गया सवाल है, बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है, अल्लाह जिलाबाई को। किसको कहा जाता है, राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिलाबाई। यह गीत मांड गायिका शैली में गाया जाता है। मांड गायन की एक शैली है, उसमें यह गीत गाया जाता है। कौन सा, केसरिया बालम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का शास्त्रीय कथक कौन सा है, कथक उत्तरी भारत का एक प्रमुख नृत्य है। उत्तर भारत जो पूरा है, दक्षिण भारत का प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम है। कथक का भारत में प्रमुख घराना लखनऊ, और कथक का राजस्थान में प्रमुख घराना जयपुर है। तो भारत में तो कौन सा है, लखनऊ यूपी में, और राजस्थान में जयपुर, जो अपने राजस्थान की राजधानी भी है। कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज को माना जाता है। कथक के जन्मदाता किसे माना जाता है, भानुजी महाराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे तो आप जानते होंगे, ऊँट। ऊँट लड्डी में सवारी तो सभी ने की होगी ज़्यादातर ने, कि कहीं सिटी वालों को छोड़कर गांव में तो जितने ही हैं सब ने ऊँट और ऊँट लड्डी की सवारी तो की होगी। खासकर पश्चिमी राजस्थान वालों ने तो इसके आनंद लिए ही होंगे। इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसका दूध वैसे बहुत पौष्टिक होता है। एक बच्चों में एक बीमारी होती है जो मानसिक विमंदता होती है, ऑटिज्म कहते हैं जिसे, उसके इलाज में इसका दूध, ऊँटने का दूध बहुत सहायक होता है। ऊँटने के दूध में मतलब प्रोटीन बहुत अच्छे स्तर का पाया जाता है, उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए उसके जो बच्चे ऑटिज्म का शिकार होते हैं, मानसिक विमंदता, जो सीख नहीं पाते हैं बच्चे, धीरे सीखते हैं, उनके दिमागी विकास के लिए इसका दूध, ऊँटनी का दूध बहुत अच्छे तरीके से काम में आता है। अपनी जो सरस है राजस्थान की, जो सरकारी डेयरी, वो इसके प्रसंस्करण के लिए भी काम कर रही है और इसके काम चल रहे हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। राज्य पशु ऊँट पशुधन श्रेणी में, और अपना एक वन्य जीव श्रेणी में पड़ा था, कौन सा था, याद है? चलिए दिखाते हैं वापस आपको। आइए, ये चिंकारा। चिंकारा किस में था, वन्य जीव श्रेणी में, और अपन क्या पढ़ रहे हैं अब, पशुधन श्रेणी, ऊँट, इसे कहते हैं पशुधन श्रेणी में। आइए,
ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 को दिया गया। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 को दिया गया। ऊंट वध रोक अधिनियम दिसंबर 2014 में बनाया गया। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमलीन है। ऊंट को अंग्रेजी में कैमल के नाम से जाना जाता है। कैमलीन, कैमल आप समझ गए होंगे। तो ऊंट को स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज के नाम से जाना जाता है। ऊंट की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में एकाधिकार है, यानी कि भारत में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में भारत के 70% ऊंट 2007 के आंकड़े हैं। खैर अभी तो और ज़्यादा हो चुका है ये, 81.37% 2012 के आंकड़े के अनुसार। और राजस्थान की कुल पशु संपदा में ऊंट का 0.56% है। खैर ऐसे तो कम है, लेकिन पूरे भारत के हिसाब से देखें तो ये बहुत अधिक संख्या है राजस्थान में। तकरीबन 2-2.5 लाख ऊंट राजस्थान में है और पूरे भारत में 3 लाख या 3.25 लाख के करीब ऊंट है, जिसमें से बचा हुआ हिस्सा और अन्य राज्यों में आता है। राज्य में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला जैसलमेर है। राज्य में सबसे कम ऊंटों वाला जिला प्रतापगढ़ है। कहाँ पे? प्रतापगढ़। और सर्वाधिक जैसलमेर में। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीहड़, ये एक पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रिपीटेड बहुत क्वेश्चन होते हैं, तो आप जब ना शॉर्ट में पढ़ते हैं तो रिपीटेड क्वेश्चन जो मोस्ट पढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत क्वेश्चन फंसने के चांस रहते हैं। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीहड़ बीकानेर में। कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पे? बीकानेर में। और इसे सरस डेयरी के जो संचालन से ही चल रही है ये। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में अक्टूबर 2000 में ऊँटनी के दूध को मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो अपन को सुप्रीम कोर्ट की भी एक अप्रूवल मिल गई ऊँटनी के दूध की मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ, जो मैं आपको बता चुका था कि ऑटिज्म के इलाज के लिए काम आता है। ऊँटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेज में होता है कैल्शियम, मतलब कि वो संगठित नहीं होता, इसलिए इसके दूध का दही नहीं जमता है। बस एक ही कमी है, आइसक्रीम बनती है इसके दूध की। ऊँटनी का दूध मधुमेह, जो डायबिटीज़ की रामबाण औषधि के रूप में, और साथ साथ ये यकृत या लीवर होता है जो, और प्लीहा रोग में भी उपयोगी है। यानी कि लीवर की बीमारी और डायबिटीज़ की बीमारी हो तो उनके इलाज के लिए रामबाण औषधि है ऊँटनी का दूध, एकदम बेहतरीन। नाचना जैसलमेर का ऊँट सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है। नाचना एक प्रजाति है, एक किस्म है, मतलब ऊँटों की एक नस्ल है जो जैसलमेर की है। सुंदरता बहुत अधिक सुंदर होता है। भारतीय सेना के नौजवान थार मरुस्थल में नाचना ऊँट का उपयोग करते हैं। थार के मरुस्थल में भारतीय सेना के जवान इसका उपयोग करते हैं। गौमठ फलौदी जोधपुर, ये स्थान है जोधपुर के अंदर। गौमठ जो फलौदी के अंतर्गत आता है, ऊँट सवारी की दृष्टि से प्रसिद्ध है। बीकानेर का ऊँट बोझा ढोने की दृष्टि से प्रसिद्ध है, मतलब इस पे बोझे के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बीकानेरी ऊँट सबसे भारी नस्ल का ऊँट है, मतलब इसकी वजन और शारीरिक दक्षता काफ़ी अच्छी होती है। राज्य में 50% ऊँट बीकानेरी नस्ल के ही हैं। ऊँटों के जो अपने देवता हैं, ये पाबूजी राठौड़ के बारे में आपने सुना ही होगा कि जो पंचपीरों में आते हैं, लोक देवता हैं पाबूजी राठौड़। इन्हीं को श्रेय जाता है सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान में ऊँटों को लाने का, या पूरे भारत में ही ऊँटों को कहते तो ये भी हैं कि भाई भारत में शुरुआती तौर पे ऊँटों को लाने का ही श्रेय ये है। और ऊँटों को ये लाए थे अरब से, अरब सागर के एरिया से। आपने पढ़ ही लिया होगा पाबूजी राठौड़ के बारे में। जो पाबूजी राठौड़ है, इनकी फड़ का पाचन किया जाता है ऊँटों के बीमार होने पर रात्रि काल में। कब करते हैं? रात्रि में पाबूजी राठौड़ की फड़ को पाचन करते हैं। पाबूजी राठौड़ के बारे में आपको प्रसिद्ध कथा पता ही होगी, इनके जो अपने 3.5 फेरे लिए थे इन्होंने, उसके बारे में। ऊँटों के गले का आभूषण गौरबंद कहलाता है। ऊँटों में पाए जाने वाला रोग सर्रा रोग, तिवर्षा रोग है। ऊँटों में सर्रा रोग नियंत्रण योजना। प्रदेश में ऊँटों को संख्या में गिरावट का मुख्य कारण सर्रा रोग है। इसकी रोकथाम के लिए ऊँटों में सर्रा रोग नियंत्रण योजना का लाया गया था।
इस रोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 में यह योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके सभी महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह और जो राजस्थान के प्रसिद्ध प्रतीक हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे अमूल्य समय को निकालकर इस वीडियो को देखा। आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आपके कोई सुझाव हो तो वो हमें भेज सकते हैं कमेंट में। धन्यवाद।